बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाक गोल्डन क्लब की तरफ से। अच्छा, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद और हमारा ये सेशन स्टार्ट करने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत रहती थी कि पाक गोल्डन क्लब जो है वो अचानक से इवेंट कर देता है, अचानक से वर्कशॉप कर देता है, हमें पता नहीं होता। हमें 2-3 दिन पहले पता चलता है कि यार या सोशल मीडिया पे हम कोई पोस्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पाक गोल्डन क्लब की एक्टिविटी हुई थी। तो हमने सोचा, हमारे क्लब ने ये सोचा मिलके कि हम क्यों ना कि कोई इस तरह का सेशन, इस तरह के एपिसोड्स बनाएँ जिससे सारे व्यूअर्स को, लोगों को हम अवेयर कर सकें कि ये क्लब किस तरीके से काम कर रहा है और इसके कौन-कौन से मेंबर्स हैं, कौन-कौन से मेंबर्स के पास क्या-क्या ब्रीड हो रहा है, कब शो हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब वर्कशॉप्स हो रही हैं, सारी चीज़ें जो है वो हम थ्रू आउट आवर जर्नी जिस तरीके से हम सारी चीज़ें को लेके चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। तो ये हमारा एक छोटा-सा मकसद है, आई होप कि हम इस मकसद में पूरे हों। मेरे साथ आज मौजूद है सैयद दानिश अली, जिन्होंने इसका क्लब को फ़ॉर्म किया, जिनकी मेहनत की वजह से आज ये क्लब यहाँ तक पहुँचा है। तो दानिश साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा खुद देंगे? हेलो। तमाम व्यूअर्स को आपके और लिसनर्स को सलाम पेश करता हूँ। देखिए शाहरुख, बात असल में ये है कि क्लब की फॉर्मेशन में कोई भी एक आदमी जो है ना वो नहीं होता। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि यूनिट इज़ नथिंग अनटिल अनलेस कि वो हंड्रेड्स में ना मिले। ऐसा ही है। तो हमने जब ये फॉर्म किया तो ये एक नज़रिया था जिसके लिए मेरी बात हुई थी। वक़ार भाई यूके में होते हैं, वक़ार परवेज़ नाम है उनका, वो पाकिस्तानी है लेकिन यूके में इस वक्त सेटल हैं। माजिद भाई हैं, माजिद शाद भाई, वो कराची में होते थे उस वक्त जब हमने फॉर्म किया था, अब वो सऊदी अरब में। अनीक भाई हैं, अनीक भाई तो खैर कराची में साथ साथ ही होते हैं, हमें अक्सर पिक्चर्स में और वीडियोज़ में दिखते रहते हैं। तो अनीक भाई, मैं, हम 3-4 लोगों ने एक सोच लेके निकले थे कि यार क्यों ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में गोल्डियंस को लेके क्लब मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं है ऐसा, और इस पे कोई एक ख़ास फोकस तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा है, ये बर्ड इतना निगलेक्टेड क्यों है, ऐसा ही है। या इसको एक इस तरह की फिंच लिया जा रहा है कि प्लेयर मुर्गी की तरह से इससे एग्स लिए जा रहे हैं और इसकी पूरी क्वालिटी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। आप यकीन करें, मुझे एक ब्लू बर्ड की रिक्वायरमेंट थी, मैंने पूरे 1 साल इंतज़ार किया है, मुझे कोई ढंग का ब्लू बर्ड नहीं मिला, मतलब जिसको मैं पसंद कर सकूँ। तो इसी सोच और इसी थिंकिंग को लेके हम आगे चले। फिर हमने अपनी जैसी सोच के और मज़ीद लोगों को टारगेट किया, उनसे बात की, आपको मैंने कांटेक्ट किया, मंसूर भाई को किया, सग़ीर भाई लाहौर में होते हैं, सग़ीर भाई को किया, और कराची में कुछ ऐसे लोग जो मुझसे कनेक्टेड थे, बिल्कुल न्यू थे फील्ड में, उन लोगों को जॉइन किया अपने साथ। फिर हमने ये क्लब तकरीबन 21 मेंबर जब हमारे पास हो गए, हमने एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ था अपना व्हाट्सएप, तो वहाँ पे हम डिस्कशन करते थे। तो हमने फिर वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया। हमने कहा यार क्लब को इसकी शक्ल दे देते हैं अब, क्योंकि हमने 1-1.5 महीना ट्रायल बेसिस पे लोगों को अपने साथ चला लिया है। फिर हमने अनाउंस कर दिया नवंबर 2021 में हमने अपना क्लब अनाउंस किया। एक गेट टुगेदर रखी, वहाँ पे सब लोगों को मिलाया एक दूसरे से, जो नहीं भी जानते थे, कुछ लोग जानते थे एक दूसरे को। तो फिर हमने अपनी बात सबके सामने रखी कि यार हमें क्वालिटी बर्ड पे काम करना है। उस वक्त तक ये इम्पोर्ट वगैरह की कोई ऐसे ना कोई बर्ड आए थे, ना अभी जितना हाइप देख रहे हैं, काफ़ी ऐसा लोगों कुछ को भी पता भी नहीं नहीं था। था कि गोल्डियन में भी एग्ज़िबिशन नाम की कोई चीज़ है। कोई चीज़ होती है, वो म्यूटेशन क्या होती हैं, उस ऐसा वक्त ही तक है, म्यूटेशंस नहीं पता शॉर्ट थी, बीक क्या होती है, स्टैंडर्ड्स नहीं पता स्टैंडर्ड्स क्या थे, होते हैं, कुछ नहीं पता था, ऐसे ही है। पेयरिंग कैसी करनी है, पेयरिंग सेंस नहीं था। ऐसा ही है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने क्लब फॉर्म किया, और फिर अपनी जर्नी हमारी क्लब की वहाँ से शुरू हो गई। तो फिर 1 साल गुज़रा, हमने जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आई तो हमने एक कराची में एक अपना वर्कशॉप रखा, जिसमें मेंबर्स भी थे और कुछ हमने बाहर के इनवाइट भी किए लोगों को, और फिर उनके सामने भी अपनी वर्किंग या जो हम 1 साल में काम करते आ रहे थे वो भी सामने रखा उनके। फिर सेकंड वर्कशॉप हमने लाहौर में रखा। लाहौर में फिर हमने सबको इनवाइट किया। तो लाहौर का मकसद ये था कि हम और ज़रा खुल के लोगों के सामने आए। ऐसा ही है।
तो हमारे वो लाहौर के मेरे भी ख्याल काफ़ी में सारे मेंबर्स थे। और इनविटेशन भी ओपन ओपन इनविटेशन था इनविटेशन रखा फॉर था एवरीवन उसमें, आई थिंक। क्योंकि हमें एक स्टेज पे हमने उस काम को समझ लिया था। समझ लिया था। तो हमारा हर एक पहला ऐसा ही है। स्टेप छोटा होता है और सेकंड स्टेप उससे बड़ा होता है, क्योंकि हम्म, हम पहले स्टेप से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ऐसा ही है। तो फिर लाहौर में वर्कशॉप किया, फिर हमने वहीं पे ही अनाउंस कर दिया था कि हमने अपनी पहली वर्कशॉप भी अनाउंस कर दिया था कि ईयर 2022 हम शो जो है वो 23 में शो अपना अनाउंस कर देंगे, हम अपना शो प्रेजेंट कर देंगे। तो मज़ीद 2022 में जिन लोगों ने ब्रीड ली वो और ज़्यादा फोकस हो गए। फिर अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि कुछ इम्पोर्टेड बर्ड्स हम लोगों को मिल गए, तो उस पर काम करने में हमें बड़ा मज़ा आया। तो वो शो स्टैंडर्ड के करीब तरीन होते चले गए हम लोग। ऐसा ही है। फिर हमने क्लब अपना शो अनाउंस कर दिया। तो इस तरह से ये जर्नी चलती रही एंड सो ऑन। अब इंशाल्लाह आप देखते रहेंगे कि हम और मज़ीद किस तरह से अपने काम को सामने लेके आते हैं। अच्छा दानिश भाई, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई क्लब बनता है, कोई क्लब की फॉर्मेशन होती है, तो व्यूअर्स के लिए ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे कि किसी क्लब के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कि क्लब किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है? देखिए, क्लब में तो पहले समझें कि डूज़ एंड डोंट्स दोनों चीज़ें हमें देखनी होती हैं। किसी भी काम के लिए डूज़ और डोंट्स दोनों ज़रूरी हैं। डूज़ में अगर मैं आऊँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके न्यू ब्रीडर को नहीं है, चाहे वो बर्ड कीपिंग के हवाले से हो, मेडिकेशन के हवाले से हो, या उसकी मल्टीविटामिन्स के हिसाब से हो। सही है। तो उन सारी चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन देना ये क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेयरिंग कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी वीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन देना क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर हम लोग ये भी करते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं जो इंटरनेशनली नहीं हो रही होती, क्योंकि मैं इंटरनेशनली क्लब से भी अटैच हूँ, उनको भी देख रहा होता हूँ। तो हमने क्या चीज़ की, हमने पर्सनली विज़िट करना शुरू करे अपने लोगों के घर में। हम उनके यहाँ जाते थे, उनकी पेयरिंग देखते थे, कोई इश्यूज़ उनको आते थे तो हम फिज़िकली उनके साथ खड़े होते थे। ये सही है। एवरी वीक, एवरी संडे या सैटरडे जो भी अवेलेबल होता था, तो हम एक ब्रीडर के पास जाते थे, हम उसके यहाँ विज़िट करते थे। उसको जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी पेयरिंग करनी है, जिस भी तरह से उसको समझाना है, वो चीज़ें हम फिज़िकली करते थे। फिर प्लस ये हुआ कि हमारे यहाँ राव साहब हैं, तो राव साहब की तरफ से हमें ये बड़ी ब्लेसिंग मिल गई कि जितनी भी हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, वो हम क्लब मेंबर्स को डिस्काउंटेड रेट पे देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट तो देते ही देते हैं, फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कंपनी पैकिंग में ही आती हैं, वो लूज़ नहीं मिलती, और वो 4600, 5000, 6000 इस तरह की अमाउंट में आती है। अगर आपको लेट सपोज आपको किसी चीज़ की 10 ग्राम की ज़रूरत है, किसी आपको पूरी लेनी पड़ेगी। आपको वो पूरी लेनी पड़ेगी दवा। सही है। तो मतलब 5000, 5500 या 4500 की बॉटल तो आप नहीं खरीद पाएंगे। सही है। फिर आप क्या वे आउट निकालेंगे, यार कोई लोकल या कोई सस्ती मेडिकेशन जो है ना वो इस्तेमाल कर दें, या ह्यूमंस की जो मेडिकेशन है हम वो इस्तेमाल कर लें। तो हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया कि हम वो महंगी दवाएं भी आपको लूज पैकिंग में प्रोवाइड करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स में करेंगे। सही। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हम लोगों की तरफ से मिल गया। फिर एसेसरीज डिस्काउंटेड है। फिर अभी रिसेंटली हमें एक और केज लाइफ केयर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने खुद से आगे बढ़ के हमें बोला कि हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस आपके मेंबर्स को देंगे। सही। तो ये एक सेकंड अचीवमेंट एक और हम लोगों के लिए ये हो गई है, केज लाइफ केयर भी दे रहा है। फिर राव साहब भी काम करते हैं, राव साहब भी हम लोगों के लिए सारी चीज़ें ये बेनिफिट्स दे रहे होते हैं। फिर प्लस ये चीज़ होती है कि हम सबसे पहले जो हमारे क्लब में जो भी बर्ड सेलिंग के लिए होता है ना, वो सबसे पहले कॉमन ग्रुप्स में लगने से पहले वो हमारे मार्केट का एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो वहाँ पे पोस्ट होता है। सही। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो भी अच्छे बर्ड हैं, जो भी लाइन पे काम हो रहा है, वो हमारे इन हाउस रहती है कि क्लब में ही रहे, क्लब में ही रहे। ऐसा ही है, ताकि क्लब ही ग्रो करे हमारा। क्योंकि मुझे पता है अगर आप कोई बर्ड बाहर भी दे देते हैं, हमें क्या पता कौन सी लाइन किसके पास है और वो किस तरह से कैरी हो रही है। तो वो पूरी मेहनत जो हमारी है वो क्लब में देने का फायदा ये कि एटलीस्ट आपकी नज़रों में रहेगा, नज़रों में रहेगा। फ्यूचर अगर आपको उस ब्रीड से, उस ब्लड लाइन से अगर आपको भी कोई चेक चाहिए तो आपको पता है कि यार फलां बंदे के पास है, तो मैं वहाँ से उसे अप्रोच कर लूँ। बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत सारी ऐसी डिस्काउंटेड चीज़ें होती हैं, बर्ड्स डिस्काउंटेड दे देते हैं। और फिर ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें मिस सेलिंग नहीं होती, जो कि इस वक्त
आप सबसे ज़्यादा देखते होंगे, मैं नॉर्मल ग्रुप्स में देखता रहता हूँ कि उसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसको मिससेल कर दिया और बोल के कुछ दिया था, हाँ, निकला क्योंकि कुछ। ये अगर ऐसा कोई क्लब कोई में नहीं बंदा होता, क्लब में है तो ऑब्वियसली वो फिल्टर्ड है। फिल्टर्ड है कि वो फ़िल्टर हो चुका है, उसकी प्रोफ़ाइल हमारे सामने है कि भाई वो एग्जैक्टली। बंदा सही है, फिर रिकॉर्ड कीपिंग स्कैमर सिखाई नहीं है, है। बिल्कुल रिकॉर्ड कीपिंग सिखाई है, रिंग मैनेजमेंट सिखाई है, पेयरिंग किस तरह करनी है, उनके चिक्स का रिकॉर्ड कैसे रखना है ताकि आपको ये पता हो कि इस रिंग नंबर का बर्ड इस ब्लड लाइन से आया हुआ है। सही। तो ये सारी रिकॉर्ड कीपिंग भी साथ साथ चल रही है। तो यही बेसिक बेनिफिट होते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो किसी ब्रीडर के लिए क्यों ज़रूरी है? रिकॉर्ड कीपिंग देखें इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी को कोई बर्ड सेल कर रहे होते हैं, सही। अब म्यूटेशन आने से ये हुआ है कि वो स्प्लिट्स भी बन सकते हैं। हुँ, तो उन स्प्लिट्स का कंफर्म देना किसी को, वो सामने वाले की वर्किंग के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होता है। लेट्स सपोज मैं आपसे बोलूँ, शाहरुख ये चिक मैं आपसे ले रहा हूँ या ये बर्ड आपसे मैं ले रहा हूँ कि ये दिखने में कॉमन ग्रीन बैक है, हुँ, तो ये तो इतने का होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ यार ये इतने का ही होना चाहिए। अब हुआ ये कि वो बर्ड किसी और के यहाँ चला गया, हुँ, अब वो स्प्लिट था इनो का, हुँ, अब वो बच्चे वहाँ पे निकाल रहे हैं इनो के। तीनों के। तो अब आपके भी दिल में हुआ यार ये क्या कर दिया मैंने। मेरे वालिद साहब भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मेरे साथ इसमें ब्रीडिंग में। तो ये है कि वालिद साहब ने मिक्स कर दिया। अब मुझे अलग करने ब्लू स्प्लिट अब मैं कर ही नहीं सकता। अब उसमें से मैंने कुछ जो है वो पीसेस सेल आउट कर दिए, कुछ अपने पास रोक लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो चिक्स मैंने सेल किए थे वो स्प्लिट हो गए। स्प्लिट ब्लू थे और उसके पास उस बंदे के पास ब्लू आया। वो बड़ा खुशी से मुझे बता रहा था कि शाहरुख भाई ये आपके उसमें से ये बच्चा निकला है। अच्छा, जब बच्चा छोटा होता है तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक ब्रीडर है उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये कुछ अलग है। अलग है। तो उसने मुझे अप्रोच किया कि यार शाहरुख भाई ये कुछ अलग लग रहा है। मैंने कहा यार ये तो ब्लू है, किसके उसमें से निकला है? जो आपने दिया उसमें से निकला है। मैं परेशान, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब जो मेरे पास है वो कॉमन है कॉमन और है। वो स्प्लिट ब्लू है। तो ऐसा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग हो तो आपको पता हो कि यार ये सिबलिंग नहीं है, ये इसका स्प्लिट है, ये इसका स्प्लिट है। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग इसलिए होती है। सही। फिर आपको ये भी पता होता है जो हमारा कराची में जो शो भी हुआ था, हुँ, तो उसमें भी जो बर्ड जिन जिन लोगों के बर्ड क्लासेस विन किए हैं, हुँ, तो उनको ये पता था कि इस रिंग बर्ड के ये पेरेंट्स हैं, हुँ, तो वो उनको प्रिजर्व करना है। उनके जो भी चिक्स आ रहे हैं उनको बड़ा हैंडल विद केयर है, उनको रखना है, हुँ, संभालना है, उनमें क्वालिटी देखनी है कि हुँ। इसमें शो क्लास विनिंग क्वालिटी अच्छा, ये मौजूद मेन है। पॉइंट है। हाँ, ये अब इसलिए ये मेरे मेन क्योंकि पॉइंट शूट्स है, की तरफ आ ये गए। मेन पॉइंट है। स्प्लिट्स वाला गेम तो वो तो चलो एक अलग चीज़ है। वो तो आप किसी भी तरीके से उसको सेपरेट कर सकते हाँ। हो या प्लास्टिक रिंग बना सकते हो स्प्लिट्स में, या उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। लेकिन ये जो आपने पॉइंट बताया ना, ये मेन पॉइंट है शो के हवाले शो से, कि के आपको हवाले पता होना चाहिए कि फला चीज़ जो है वो इसके फ़ोरफ़ादर्स क्या हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड पूरी वर्किंग क्या पेडिग्री है। मेंटेन पेडिग्री होनी है, आपके पास मेंटेन होगी तो आप जो है वो अपनी ब्लड लाइन को भी आगे इम्प्रूव कर इम्प्रूव सकेंगे, कर सकते हैं। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल। तो ये बेसिक चीज़ें क्लब आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो भाई फाइनेंशियल कम से कम किसी भी इंटरनेशनल क्लब का ताल्लुक फाइनेंस से नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये आपका डिस्क्रिशन होता है या आपका नसीब होता है हुँ, कि आपके पास क्या ब्रीड आ रही है, आप क्या प्राइस में दे रहे हैं। हुँ, तो अनरियलिस्टिक बस नहीं हो। मैं सबसे अपने क्लब मेंबर से ये भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ साथ-साथ कि यार अनरियलिस्टिक प्राइसेस ना हो। ऐसा ही है। मतलब नुकसान सामने वाले को ना हो। हुँ। आप वो ब्रीडर हो, वो आपको वो फिर नुकसान नहीं वो फिर होगा। इनडायरेक्टली आपकी हॉबी को भी नुकसान पहुँचा नुकसान रहा है। पहुँचता है बिल्कुल। अगर आप अनरियलिस्टिक प्राइसेस रखते हैं तो फिर वो हाइप होती है, हाइप क्रिएट होती है। काफ़ी सारे लोग जो है वो चार्म देख के आते हैं, हुँ, जंप करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है एट द एंड, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब लोगों को पता चलता है कि नहीं यार इसकी तो ये रियल वैल्यू है, तो हुँ। वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है। बहुत बुरी वो तरह से हॉबी डिस्ट्रॉय फिर होती बहुत है। ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है।